नॉलेज एंड करिकुलम में हम बात कर रहे हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन की, करिकुलम डेवलपमेंट की, कि जब करिकुलम को बनाया जाए, उसका निर्माण किया जाए तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले की वीडियोस में हमने बात की कि जब करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको बनाया जाए, तो बच्चों की जो नीड है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि करिकुलम बनाया किसके लिए जा रहा है, बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो बच्चों की नीड और उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ पे हर जगह हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग रीजन है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग क्लास है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, लोगों का रहन सहन अलग है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो करिकुलम जब बनाया जाए तो इस डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा जाए और इस डाइवर्सिटी को भी इंटीग्रेट करना चाहिए, करिकुलम में इसका समावेशन करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है अपने समाज को अच्छे से जान सके, समझ सके। तभी तो हम कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, विविधता में एकता का भाव जागृत हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब करिकुलम को डेवलप किया जाए तो नेशनल और इंटरनेशनल कंटेक्स्ट का ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि देखिए, हर देश के अपने कुछ गोल होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनको पाने का एक माध्यम क्या होता है, करिकुलम। हर देश चाहता है कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको उस हिसाब से तैयार किया जाए। तो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? शिक्षा के द्वारा। और जब हम शिक्षा की बात करें तो बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, बच्चे क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो जो उनको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर करिकुलम की बात आती है कि बच्चा स्कूल में जाएगा तो करिकुलम उस हिसाब से होगा कि बच्चों को, मान लो बच्चों में अगर वोकेशनल स्किल डेवलप करनी हो तो उस तरह का करिकुलम दिया जाए। बच्चों में स्पोर्ट्स की जो स्किल जो है डेवलप करनी है, वो करिकुलम में वो चीज़ डाल दिया जाए। बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करना है तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होते हैं वो करिकुलम में उसको इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है। तो जब हम नेशनल गोल की बात करते हैं, नेशनल नीड की बात करते हैं, तो इसको फुलफिल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे आप बच्चों को बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से शिक्षा कर दी जाए, उस हिसाब से करिकुलम को बनाया जाए। और साथ ही साथ जब हम इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए, आज के टाइम में ना, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम सब ग्लोबल हो गए हैं। हम सब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। आज के टाइम में अगर हम देखते हैं कि लोग, चाहे हम व्यापार की बात करते हैं, चाहे हम मेडिकल की बात करते हैं, चाहे हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो देखिए लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारा ज्ञान सिर्फ हमारे देश तक रहे वो भी ठीक नहीं है। हमें तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हर देश हम देखते हैं कि दूसरे देशों पर किसी ना किसी चीज़ के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। तो ये जो पूरा जो संसार है, हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, की एक हमारा परिवार है, एक गांव की तरह है। ठीक है। तो इसलिए सबके साथ जुड़ कर रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें जो ये इंटरनेशनलिज्म है, ठीक है, इसकी नॉलेज भी होना चाहिए, इसका ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि हम अलग अलग देशों के बारे में जान सके, समझ सकें। तो इसलिए इंटरनेशनल कंटेक्स्ट भी करिकुलम में होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में, करिकुलम कंस्ट्रक्शन में हम नेशनल एंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पाठचर्या निर्माण। तो देखिए, जब हम राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पाठचर्या निर्माण की बात करते हैं ना, तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की पाठचर्या का निर्माण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संदर्भों में होता है। बोथ ऑफ दिस इन्फ्लुएंसेस द अप्रोच एंड कंटेंट ऑफ द करिकुलम, की ये दोनों ही पाठचर्या की दृष्टिकोण और विषय वस्तु को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी राष्ट्र चाहता है वो आगे बढ़े, तरक्की करे, तो उसके लिए उसको, जो उसका यूथ है, उसके जो बच्चे हैं, उस हिसाब से उनको तैयार करना होता है। तो इसमें करिकुलम की जो भूमिका है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो हम हमारी जो दायरा है ना, एक देश तक सीमित नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि चाहे हमारे स्कॉलर्स हैं, चाहे हमारे व्यापारी हैं, घूमने के लिए लोग दूसरे देशों में जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं,
हेल्थ मेडिकल जो है इन सर्विसेज के लिए जाते हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो हम एक देश तक सीमित नहीं है। तो इसलिए इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये भी प्रभावित करता है। आजकल हम देखते हैं ना कि एक देश में अगर दो देशों में युद्ध हो रहा है तो बाकी दुनिया में और देशों में क्या होता है, महंगाई बढ़ने लगती है, उसका प्रभाव दूसरे देशों में पड़ता है। तो पाठचर्या में नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट दोनों को ही ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी हो सके। The national context is focused on stabilizing a common standardized curriculum for the entire country। कि राष्ट्रीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो पूरे देश के लिए एक समान मानकीकृत पाठचर्या स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और जब हम सीबीएसई की बात करते हैं ना, तो सीबीएसई बोर्ड की हम बात करते हैं, तो बोर्ड क्या है कि पूरे देश में एक कॉमन जो पाठचर्या है, करिकुलम है, ठीक है, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। और जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो जो एनसीएफ जो होता है कौन डेवलप करता है, एनसीईआरटी करता है, ठीक है, ताकि पूरे देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर एक कॉमन करिकुलम बनाया जा सके। इट इज़ ऑफन गाइडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। की जब हम नेशनल करिकुलम की बात करते हैं तो ये अक्सर राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों और उद्देश्यों द्वारा निर्धारित होता है। कि जो इस तरह के जो करिकुलम बनते हैं तो एजुकेशन पॉलिसीज आती है, उसमें क्या नीड है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से अपने यूथ को तैयार करना है, तो उस उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही करिकुलम बनाया जाता है, जिसकी बात अभी हम करेंगे। और इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट एम्फेसाइजेस ग्लोबल पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप विद डाइवर्स कल्चर एंड एजुकेशनल सिस्टम। कि इसमें वैश्विक दृष्टिकोण होता है, विविध अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, शैक्षिक प्रणालियां होती हैं, ठीक है। तो इन सब के साथ संबंधों पर, इन सब के को जानने पर जोर दिया जाता है। आगे देखिए, हम अपनी टेक्स्ट बुक की भी बात करते हैं तो आज आप बेशक से भारत में रहते हैं, बाहर कहीं किसी देश में नहीं गए हैं, लेकिन आप अक्सर मीडियाज़ के थ्रू अपने जो स्कूल्स की जो बुक्स में पढ़ा है, तो उससे आप अपने कंट्री के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों में भी वहाँ के जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वहाँ पे लोगों का जो रहन सहन है, वहाँ की जो डेवलपमेंट है, आप इन चीज़ों के बारे में जानते हो। और आपसे कोई कहे कि अच्छा, अगर आपको एजुकेशन लेनी हो, आपको जॉब करना है, तो आप भारत के अलावा और किन देशों में आप जाना पसंद करेंगे, घूमने जाना हो तो किन देशों में जाना पसंद करेंगे, तो आपको दुनिया के बहुत सारे देशों के बारे में पता है कि कहाँ पर सिस्टम अच्छा है, कहाँ पर सिस्टम अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से आपको होगा कि नहीं, मुझे मुझे यूरोपियन कंट्री जाना है, मुझे यूएसए जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है। तो ये कैसे आपको पता चला, ठीक है, आप इनके बारे में जानते हो, आपने इनके बारे में पढ़ा है, तभी तो आपको पता चला। तो करिकुलम में चाहे हम नेशनल कंटेक्स्ट की बात करें, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की बात करें, इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अपने समाज की, अपने देश की और जो विश्व की जो आवश्यकताएं हैं, जो समझ है, वो हमें मिल सके। तो सबसे पहले हम नेशनल कंटेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि करिकुलम बनाया जाए तो नेशनल कंटेक्स्ट को इसमें शामिल किया जाए। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमारी अपनी जो करिकुलम है, ठीक है, बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, क्योंकि हमारा फोकस इसमें किसमें, स्कूल पे है, तो करिकुलम बनाया गया, ठीक है। तो करिकुलम कैसे बनाया गया, सबसे पहले पॉलिसी आई। सबसे पहले अगर हम बात करें, एनसीएफ जो सबसे पहला बना था 1975 में बना था, तो 1975 से पहले 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी भारत की। और उसी के आधार पर 1975 में हमारा पहला एनसीएफ बना। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 1986 में हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई, और उसके 2 साल बाद नया एनसीएफ 1988 में बना। और आगे हम कहते हैं कि 1988 में जो एनसीएफ बना, उसी को और ज़्यादा मॉडिफाई करके 2000 में तीसरा हमारा एनसीएफ बना, ठीक है। और 2005 में हमारा चौथा एनसीएफ बना। तो देखिए, 2005 वाला किस तरह से खास था, 2005 वाला पहला ऐसा एनसीएफ था जो चाइल्ड सेंटर्ड था, जहाँ पर बच्चों की आवश्यकताओं को, उनके नीड को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर इसको डेवलप किया गया था। और आज के टाइम की बात करें तो 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और उसी की जो भी इसकी रिकमेंडेशन थी, इसमें जो बातें कही गई थी, उसी को ध्यान में रखकर 2023 में एनसीएफएससी जो नया करिकुलम जो है वो बनाया गया, ठीक है। तो these revisions are also address national priorities, emerging needs in education
कि ये संशोधन शिक्षा में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उभरती जरूरतों को भी संबोधित करता है। जैसे हम एनईपी 2020 की बात करें या हम 1975 1988 2000 की बात करें कि हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए हमें जो हमारी वर्तमान और फ्यूचर की जरूरतें उस हिसाब से हमें बच्चों को सिखाना होगा, उसी हिसाब से हमें बच्चों को पढ़ाना होगा। तो 1975 88 2000 में इस तरह की जो करिकुलम बना, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एनईपी 2020 आई कि हमें अब 21st सेंचुरी के जरूरतों के हिसाब से बच्चों को तैयार करना है, हमें आगे बढ़ना है विकास के राह पर। तो फिर एनसीएफसी 2023 आया, ठीक है, जहाँ पर पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, 5+3+3+4 की बात कही गई, ठीक है। तो एक जो एनसीएफसी बना ताकि हम आज की जरूरतों के हिसाब से बच्चों को तैयार कर सकें कल के लिए, ठीक है। तो इट इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड द नेशनल गोल्स एंड सोशल एस्पिरेशंस की, इसका निर्माण राष्ट्र लक्ष्यों और सामाजिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए जो योजनाकार है, जो प्लानर्स हैं, ठीक है, उनको करिकुलम को निर्मित करते समय विभिन्न राष्ट्र की जो प्राथमिकताएं हैं, राष्ट्र की जो जरूरत है, राष्ट्र की जो मांग है, इसका ध्यान में रखकर ही करिकुलम को बनाना चाहिए। और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, किस तरह का करिकुलम बनाना चाहिए। जब हम नेशनल हम राष्ट्र की जो नेशनल गोल है, जो ज़रूरतें हैं, अगर उसकी हम बात करें, तो अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, अक्सर हम देखते हैं ना कि हम जब बात करते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि इस विविधता में एकता स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम अपने देश को देखें तो अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग रीजन है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग भाषाएं हैं। तो इन आधार पर लोग अक्सर क्या करते हैं कि आपस में आप देखोगे तो मतभेद होते रहते हैं लोगों के बीच। तो इस तरह का करिकुलम बनाया जाए ताकि समाज में एकता स्थापित हो सके, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे के साथ रह सकें। और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, चाहे हम ब्रदरहुड की बात करें, हम चाहे फ्रीडम की बात करें, हम चाहे इक्वेलिटी की बात करें, ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज डेवलप करने के लिए हमें अपनी डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाना होगा। तो इसलिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी करिकुलम में डालना चाहिए। जैसे हम अलग अलग हम चाहे बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि चाहे अलग अलग एक्टिविटीज़ है, चाहे आप सोशल साइंस पढ़ते हैं जिसमें सिविक्स पढ़ते हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ जो अलग एक्टिविटीज़ भी है, तो वहाँ पर स्कूल में जाते हैं तो इस चीज़ पे बात नहीं की जाती कि आप कौन से रिलीजन से हैं, आप कौन से कल्चर से हैं, आप कौन से भाषा से, बल्कि बच्चों को जो एक्टिविटीज़ करनी होती है सबको एक साथ मिलकर करनी होती है। जो अच्छा करता है, जो टीम अच्छी करती है, उनको प्राइज भी मिलते हैं, उनको रिवॉर्ड भी मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है बच्चों में डेवलप किया जाता है, तो करिकुलम में इसको भी शामिल करना चाहिए। और भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी डिसीजन लिया जाए, ठीक है, करिकुलम भी अगर बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो अलग अलग रिलीजन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि धर्म के आधार पर, धर्म को एक साइड में रखकर, ठीक है, तो इस तरह का करिकुलम हो जो धर्म प्रधान ना हो, ठीक है, जो देश प्रधान हो, ठीक है, जिसमें डेमोक्रेसी का ध्यान दिया जाए, जिसमें सभी का हित है, सभी की भलाई है, सभी का वेलफेयर है, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है कि जो ये आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, मॉडर्नाइजेशन है, इसके इसमें तेजी लाना। तो तेजी से कैसे आएगी कि जब बच्चों को आज के टाइम के हिसाब से बच्चों को साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इस तरह की नॉलेज दी जाएगी, स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, तो आज के टाइम के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाएगा। तो तैयार कब किया जाएगा? जब इस तरह का करिकुलम हो जिसमें आज के टाइम के हिसाब से जो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आ रही है, जो आज के दुनिया की जो डिमांड है, ठीक है, इस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, सब्जेक्ट होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो ताकि बच्चों को तैयार किया जा सके। अब अगर हम इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की बात करें कि करिकुलम में इंटरनेशनल कंटेक्स्ट को भी ध्यान देना चाहिए, तो देखिए अगर हम आज के टाइम की बात करें, तो इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड इज कॉल्ड अ ग्लोबल विलेज, की भूमंडलीकरण के इस युग में दुनिया को एक वैश्विक गांव कहा जाता है। क्यों गांव कहा जाता है? क्योंकि देखिए आईसीटी ने दुनिया को करीब ला दिया है। आप आज घर बैठे दुनिया की किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी इंसान से जो आपके जान पहचान का हो, ठीक है, आप उससे फोन में आराम से वीडियो कॉल से आप बात कर सकते हैं, ठीक है।
आप एक देश में रहते हुए आप ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी से आप कोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आईसीटी ने क्या किया, दुनिया को पास ला दिया। अब हम देखते हैं कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र खुद को इस विश्व व्यवस्था का हिस्सा बनने से अलग नहीं कर सकता। आजकल हम देखते हैं कि जो लोग हैं, ठीक है, एक देश से दूसरी देश, दूसरे से तीसरे देश, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, घूमने के लिए अक्सर आते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें एक देश में होती हैं। और जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लें कि भारत में है, फसलें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब हम पेट्रोलियम की बात करें तो उतना नहीं है, तो उसके लिए हमें गल्फ कंट्री पे निर्भर रहना पड़ता है। और अगर यूरोपियन हम देशों की बात करें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे साल भर बर्फ रहती है, तो वहाँ पर जो फूड है, ठीक है, या हम गल्फ कंट्री की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे रेतीला हिस्सा ज़्यादा है, तो उनको खाने पानी के लिए ये हमारे देशों पर, हम भारत पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो हम इसका हिस्सा हैं, ठीक है। और आगे हम कब बढ़ेंगे, जब सब मिलकर साथ चलेंगे, तो कोई भी राष्ट्र खुद को इस विश्व व्यवस्था का हिस्सा बनने से अलग थलग नहीं कर सकता। और अगर कोई अलग थलग करने की कोशिश करता भी है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। टुडे एवरी कंट्री इज अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड सिस्टम, की आज हर देश इस विश्व व्यवस्था का भाग है। और अलग अलग जो देश हैं, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे व्यापार के माध्यम से, चाहे खेल के माध्यम से, हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए वैश्वीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी, व्यावसायिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक ज्ञान के आधार पर विस्तार करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नेटवर्किंग और सहयोगी प्रयासों को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि दुनिया में, दुनिया भर के अगर देशों को लें तो सब मतलब किसी ना किसी रूप में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल कंटेक्स्ट होना चाहिए, ताकि हम दुनिया के अलग अलग जो देश हैं, उनका कल्चर है, ठीक है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो व्यापार है, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो डेवलपमेंट है, उसको हम समझ सके, जान सके। तो इसलिए पाठ्यक्रम में, पाठचर्या में योजनाकारों को अगर तैयार करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना चाहिए। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जब इंटरनेशनल कंटेक्स्ट को करिकुलम में डाला जाता है तो हमारे अंदर जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग आती है, अंतर्राष्ट्रीय समझ आती है, ठीक है। हम जो दुनिया में अलग अलग देश हैं, ठीक है, तो उनके बारे में, उनके लोगों के बारे में, जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। कौन सी कंट्री आगे बढ़ रही है, कौन सी कंट्री पीछे जा रही है, कौन सी कंट्री में क्राइम कम है, किस कंट्री में क्राइम ज़्यादा है, किस कंट्री में एजुकेशन बेहतर है, किस में एजुकेशन बेहतर नहीं है, कहाँ पर कौन सी कंट्री है जहाँ पर आईटी हब है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है, ठीक है। हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चलता है कि मानवाधिकार की अधिकार इस तरह के अधिकार हैं जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, ठीक है, पीस के लिए, ह्यूमन के जीवन के लिए ज़रूरी है, जिसमें हम चाहे इक्वलिटी की बात करें, हम फ्रीडम की बात करें, एजुकेशन की बात करें, और साथ ही इंटरनेशनलाइजेशन के, अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, आजकल हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक देश तक सीमित नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे जॉब के लिए, व्यापार के लिए, लोग एक दूसरे देश से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो इन चीज़ों का भी, पीस एजुकेशन, अगर हम दुनिया में अच्छे से रहना चाहते हैं तो पीस एजुकेशन, हमें सभी देशों के साथ मिलकर रहना होगा, शांति से रहना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो दुनिया भर में जो अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे जो पर्सनैलिटी हैं, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको मनाया जाए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस जो होते हैं, डे, जैसे हम चाहे हम वोटर की बात करें, अर्थ की बात करें, योग की बात करें, इनमें जो इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं, इसको साथ मिलकर मनाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि करिकुलम में नेशनल और इंटरनेशनल कंटेक्स्ट को भी डालना चाहिए। आज हम अपने करिकुलम की अगर बात करें, ठीक है, तो हम अपनी कंट्री, अपने समाज को भी अच्छे से जानते हैं। और जो दुनिया भर के अलग अलग देश हैं, ठीक है, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ की जो डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हमें उनके बारे में पता है, क्योंकि हमारे करिकुलम में ये चीज़ हमें पढ़ाई गई है, ठीक है।
तो करिकुलम में इन चीज़ों को डालना चाहिए ताकि हम अपने समाज को, अपने देश को और जो ये दुनिया है इसको अच्छे से जान सके, समझ सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।